ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता है कि आपका चैप्टर नंबर 13 चल रहा है, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आपने इस चैप्टर में एक्सरसाइज 13.4 तक के क्वेश्चंस को कर लिया है, जहां पर आपने पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार की आकृतियों का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आपने पढ़ा था घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और गोले और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अभी तक आपने जो भी पढ़ा क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा। आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे आयतन के बारे में, ठीक है। और आयतन भी हम किस किस का पढ़ेंगे, जिन आकृतियों का हमने क्षेत्रफल पढ़ा था उन्हीं सभी आकृतियों का हम आयतन भी पढ़ेंगे। यानी हम घन का आयतन भी पढ़ेंगे, घनाभ का आयतन भी पढ़ेंगे, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला, इन सब के हम आयतन पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आयतन आज से हमारा टॉपिक शुरू होगा। तो चैप्टर का नाम आप सबको पता ही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आपका चैप्टर नंबर 13 चल रहा है। इसमें एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चंस आज हम समझेंगे, लेकिन क्वेश्चंस समझने से पहले हम थोड़ा आयतन के बारे में जान लेते हैं कि आयतन होता क्या है। देखो, एक होता है आयतन और एक होता है धारिता। ये दो चीजें होती है। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही चीजें। एक क्या होता है, एक होता है आयतन और एक होता है धारिता। एक एक करके समझते हैं। आयतन हम किसका निकालते हैं, किसी ऐसी वस्तु का जो हर तरफ से बंद हो। आयतन हम कैसी वस्तु का निकालते हैं, ऐसी वस्तु का जो हर तरफ से बंद हो, ठीक है। जैसे जैसे ये पेन, ये एक पेन है, ठीक है। ये ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है, चारों तरफ से बंद है, ठीक है। तो इसका हम आयतन निकालेंगे। और आयतन होता क्या है, जितना ये पेन जगह घेरेगा। आयतन क्या होता है, कोई वस्तु कितनी जगह घेर रही है वो उसका आयतन होता है। ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं। आयतन क्या होता है, अगर मैं कहूं इस पेन का आयतन क्या होगा, तो ये पेन कितनी जगह घेर रहा है, ये पेन कितनी जगह घेर रहा है, ये इसका आयतन है। क्लियर, बताइए जल्दी से। ये पेन कितनी जगह घेर रहा है, ये इसका आयतन है। आयतन क्या होता है, कोई वस्तु, मैंने ये पेन हाथ में पकड़ा हुआ है, तो अभी ये कमरे में कितनी जगह घेर रहा है। जिस कमरे में मैं बैठा हूं उस कमरे में मैंने ये पेन अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो ये इस कमरे के अंदर पेन कितनी जगह घेर रहा है कमरे की, ये इस पेन का आयतन। ये बात क्लियर हुई। ये पेन इस कमरे में, या जैसे आप अपने कमरे में बैठे हो, है ना, आपके हाथ में पेन होगा या नोटबुक होगी या कुछ भी होगा, वो उस कमरे की कितनी जगह घेर रहा है, वो उस कमरे की कितनी जगह घेर रहा है, वो उसका आयतन है। आपके हाथ में मोबाइल फोन है, वो मोबाइल फोन आपके कमरे की कितनी जगह घेर रहा है, वो उस मोबाइल फोन का आयतन है। आयतन क्या होता है, ये क्लियर हुआ सभी को? बताइए, आयतन क्या होता है, ये सभी को क्लियर हुआ? ठीक है। तो कोई वस्तु जितनी जगह घेरती है वो उसका आयतन होता है, ठीक है। कोई वस्तु जो जगह घेर रही है, ठीक है, कितनी जगह घेरती है, वह उस वस्तु का आयतन है, ठीक है। वो क्या होता है, आयतन होता है। ये सबको क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से बताइए। ये सभी को क्लियर हुआ, ये सभी को क्लियर हुआ, यस और नो? यस सर। ठीक है। अब बात करते हैं धारिता। धारिता हम निकालते हैं किसी ऐसी वस्तु की जो हर तरफ से बंद रहा हो, मतलब जो कहीं से खुली हुई हो। खुली हुई से मतलब जैसे गिलास, जैसे गिलास होता है, गिलास ऊपर से खुला होता है ना, ग्लास होता है, ग्लास ऊपर से खुला होता है। आप लोगों आप लोगों ने ग्लास को, ये मैं मतलब ये नहीं कहूंगा कि देखा ही होगा, पक्का देखा होगा ग्लास को, ठीक है। तो ग्लास जो जिससे हम पानी पीते हैं,
वो जो गिलास होता है वो ऊपर से खुला होता है, तो उसकी हम धारिता निकालेंगे। धारिता कैसे निकालेंगे? उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, कितना पानी आ सकता है। एक गिलास के अंदर कितना पानी आ सकता है, वो उस गिलास की धारिता है। ये बात क्लियर हुई? उस ग्लास के अंदर कितना पानी आ सकता है, वो उस ग्लास की धारिता है। और उस ग्लास का आयतन क्या होगा? वो अगर आपने किचन में रखा है तो वो किचन में कितनी जगह घेर रहा है, ठीक है? वो ग्लास अगर किचन में रखा हुआ है तो वो उस किचन की कितनी जगह घेर रहा है, वो उसका आयतन है। और उस गिलास में कितना पानी आ सकता है, वो उसकी धारिता है। तो आयतन और धारिता में अंतर समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, ओके। तो आयतन क्या होता है? अगर एक गिलास किसी किचन में आपकी रसोई में रखा है तो वो गिलास उस रसोई में कितनी जगह घेर रहा है, वो उसका आयतन है। और उस गिलास में कितना पानी आ सकता है, वो उसकी धारिता है। उस गिलास में कितना पानी आ सकता है, वो उस गिलास की धारिता है। दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, आयतन और धारिता दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं। नंबर 2, ठीक है? धारिता और आयतन दोनों के फॉर्मूले क्या होते हैं? इन दोनों बराबर। के फॉर्मूले क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है? आयतन को हम किस में नापते हैं? मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, इन सब में नापते हैं। और धारिता को हम किस में नापते हैं? लीटर में। धारिता को हम किस में नापते हैं? लीटर में। बताइए, ये सभी को क्लियर हुआ? यस सर। कोई यस डाउट है सर। तो पूछ लीजिए, ठीक है? चलिए, तो अब बात करते हैं हम इनके फॉर्मूले की। सबसे पहले हम बात करते हैं घनाभ का आयतन। सबसे पहले हम बात करते हैं घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? आपकी स्क्रीन पर यह फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है? मान लो कोई घनाभ है इस तरीके से, मान लो ये कोई घनाभ है इस तरीके से, ठीक है? ऐसे, जिसकी लंबाई क्या है? जिसकी लंबाई क्या है? एल। जिसकी लंबाई क्या है? एल। और चौड़ाई क्या है? बी। ठीक है, ये लंबाई हो गई एल, ये चौड़ाई हो गई बी, और ये ऊंचाई हो गई एच। तो इस घनाभ की लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, और ऊंचाई एच है। तो आयतन का फॉर्मूला इसका क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, आयतन आप किसी भी आकृति का निकाल लो, उसका एक ही फॉर्मूला आप अगर याद रखना चाहते हो तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो कैसे आधार का क्षेत्रफल? आधार क्या है इसमें? इसमें आधार क्या है? ये आयत है, ये एक आयत है ना, ये एक आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एल गुणा बी। एल गुणा बी गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है इसकी? एच। तो ये किसका आयतन होता है? ये होता है घनाभ का आयतन। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, अब अच्छा, इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं घन की। तो घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन भी आप ऐसे निकाल सकते हो, मान लो ये कोई घन है, तो घन की तो सारी जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है। घन की सारी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ये मान लो कोई घन है इस तरीके से, और इसकी हर भुजा कितनी है? ए है।
इसकी जो हर भुजा है वो कितनी है, ए है। ये भी ए, लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए है। ठीक है, लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है। तो इसका आयतन कितना होगा, आयतन कितना होगा, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल यानी ए गुणा ए गुणा ऊंचाई यानी ए, तो आयतन होगा ए की घात 3। तो आपने दो फॉर्मूले पढ़े, दो फॉर्मूले पढ़े, एक हमने पढ़ा घन का आयतन और एक हमने पढ़ा घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, एल गुणा बी गुणा एच, और घन का आयतन क्या होता है, ए की घात 3। एल बी और एच क्या थे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई थे, और ए क्या है, घन की एक भुजा है। इन दोनों फॉर्मूले में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, इन दोनों फॉर्मूले में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बताइए, क्वेश्चंस करते हैं अदरवाइज फिर। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, आप इनको अगर नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। घनाभ का आयतन और घन का आयतन, इनका हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर होता है। या मैं आपसे ये कहूं कि आपको किसी क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि क्षेत्रफल निकालो या आयतन निकालो, आपको क्वेश्चन पढ़कर ये खुद डिसाइड करना है कि क्षेत्रफल कब निकलेगा और आयतन कब निकलेगा। तो इसका सिंपल एक तरीका है, क्षेत्रफल कब निकलता है, या तो जब सिंपल बोला गया हो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, है ना, या तो डायरेक्ट कह दिया जाए, या कह दिया जाए कि जो खर्चा है वो 20, कुछ भी हो सकता है, 20 रुपए में एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल की बात हो रही है ना। आपसे कहा जाए कि पेंट करने का खर्चा बताओ, पेंट का व्यय, तो पेंट कहाँ होता है, पृष्ठों पर, तो पृष्ठों का क्षेत्रफल निकलेगा। या आपसे कहा जाए कपड़ा चढ़ाने का व्यय बताओ, या कितना कपड़ा चढ़ेगा, ठीक है, या कितना कपड़ा चढ़ेगा, तब भी पृष्ठ क्षेत्रफल। यानी जब किसी क्वेश्चन में कहा गया हो कि पेंट करने का खर्चा बताओ, यदि खर्चा प्रति मीटर स्क्वायर में दिया हो तो क्षेत्रफल निकलेगा। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल सीधा सीधा कह दिया जाए तो वो तो निकलेगा ही निकलेगा। कपड़ा चढ़ रहा हो शंकु पर, जैसे आपने किया होगा क्वेश्चन, शंकु पर कपड़ा चढ़ाने का व्यय ज्ञात करो, या एक शंकु के पृष्ठ पर कितना कपड़ा चढ़ेगा, तब क्या निकलता है, क्षेत्रफल। आयतन कब निकलता है, आयतन निकलेगा अगर आपसे कहा जाए कि टंकी में कितना पानी भरा जा सकता है, टंकी में कितना पानी आ सकता है, या कितना द्रव आ सकता है, ठीक है, या किसी कमरे में कितना सामान आ सकता है। यानी अगर कुछ भरने की बात हो, कुछ भरने की बात हो, कुछ रखने की बात हो, एक कमरे में कितना सामान रख सकते हो, एक टंकी में कितना पानी भरा जा सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है क्वेश्चन में जहां पर आपको कुछ भरना हो, कुछ रखना हो, तो वहां पर क्या लगता है, आयतन लगता है। ये सभी को क्लियर हुआ। आयतन का फॉर्मूला कब लगेगा, अगर किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि टंकी में कितना पानी आएगा, टंकी में कितना द्रव आएगा, ग्लास में कितना द्रव आएगा, या एक माचिस के बड़े वाले पैकेट में कितनी माचिस की डिब्बी आएंगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस जब आपको देखने को मिले तो आप क्या किस फॉर्मूले का यूज करोगे, आयतन का। और जब पृष्ठों की बात हो, जैसे कमरे की दीवार हो गई, शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया, उनकी बात हो तो क्षेत्रफल। तो ये समझ में आया सभी को कौन से क्वेश्चन में किसका फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर अभी तक ये बताया है कि आयतन क्या होता है और धारिता क्या होती है। आयतन आप किसका निकालते हो, किसी कमरे में जो गिलास रखा है, ये मान लो एक कमरे में गिलास रखा है, तो ये गिलास कमरे की कितनी जगह घेर रहा है वो उसका आयतन है, और इस गिलास में कितना पानी आ सकता है वो उसकी धारिता है। और दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, धारिता को हम लीटर में नापते हैं और आयतन को हम मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इन सब में मापते हैं। तो ये अंतर है आयतन और, मतलब अंतर क्या, बस मात्रक का ही अंतर। चलिए तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, कुछ बोल रहे हो क्या? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.5 प्रश्नावली 13.5। इसका पहला क्वेश्चन है, माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा, ठीक है।
आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि अच्छा यहाँ पर कहा गया है कि आयतन क्या होगा। मान लो अगर नहीं कहा जाता कि आयतन निकालो तो कैसे सोचते इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप खुद देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बड़े पैकेट में 12 डिब्बियों को रखने की बात हो रही है। माचिस की एक डिब्बी की माप दी हुई है, ठीक है, उस ऐसी माचिस की डिब्बियों को एक बड़े पैकेट में रखना है, 12 डिब्बियों को। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, रखने की। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, आयतन। वैसे यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है कि आयतन क्या होगा, बाई चांस ना पूछा जाता, ये कह लिया जाता कि 12 डिब्बियों के एक पैकेट में कितनी माचिस की डिब्बियां आएंगी। तो हम माचिस की डिब्बियां रख रहे हैं उसमें, तो यहां हम क्या निकालेंगे, आयतन। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सबसे पहले एक माचिस की डिब्बी की जो माप है वो कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर। यानी ये आपको क्या दी हुई है, लंबाई, ये आपको क्या दी हुई है, चौड़ाई, और ये आपको क्या दी हुई है, ऊंचाई। ठीक है, ये आपको क्या दी हुई है, लंबाई, ये आपको क्या दी हुई है, चौड़ाई, और ये आपको क्या दी हुई है, ऊंचाई। अब ये एक माचिस की डिब्बी की माप है, एक माचिस की डिब्बी की माप ये है। तो आपको ऐसी 12 माचिस की डिब्बी लेनी है और एक बड़े पैकेट में रखनी है। तो आपको बताना है कि उस पैकेट का आयतन क्या होगा। या आप ऐसे मान के चलो कि एक माचिस की डिब्बी ये है, आपको उसको एक कमरे में रखना है, 12 जो डिब्बियां हैं उसको एक कमरे में रखना है, तो उस कमरे का आयतन क्या होगा, है ना। इस तरीके से जैसे बड़े वाले पैकेट आते हैं ना दुकान पर माचिस के, जिसमें बहुत सारी माचिस होती हैं, तो उस एक पैकेट का आपको आयतन बताना है। तो कैसे निकालोगे, आप सबसे पहले ये निकालोगे कि एक माचिस की डिब्बी कितनी जगह घेर रही है ना। एक माचिस की डिब्बी कितनी जगह घेरेगी, यानी मैं क्या निकालूंगा, एक माचिस की डिब्बी का आयतन क्या होगा, जो उस माचिस की डिब्बी को मैं जिस पैकेट में रख रहा हूं, जब मैं उस पैकेट में रखूंगा तो वो कुछ जगह घेरेगी, उसी जगह घेरने को मैं क्या बोलूंगा, आयतन। तो मैं निकालूंगा एक माचिस की डिब्बी का आयतन, और 12 माचिस की डिब्बी के लिए उसको 12 से गुणा कर दूंगा, तो जितना आयतन उनका होगा वही क्या होगा, बड़े पैकेट का आयतन होगा। ठीक है, तो मैं निकाल रहा हूं यहां पर एक माचिस की डिब्बी का आयतन, एक माचिस की डिब्बी का आयतन। अब माचिस की डिब्बी कैसी होती है, घनाभ के आकार की, और घनाभ का आयतन क्या होता है, एल गुणा बी गुणा एच। एल कितना है, 4, बी कितना है, 2.5, एच कितना है, 1.5। इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 10 गुणा 1.5 बराबर 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया आपकी एक माचिस की डिब्बी का आयतन। ऐसी कितनी है, 12, इसी माप की 12 माचिस की डिब्बी है, तो 12 माचिस की डिब्बियों का आयतन क्या होगा, 12 माचिस की डिब्बी का आयतन कितना होगा, इसमें मैं 12 की गुणा कर दूंगा, 12 गुणा 15, तो 12 पंजे 60, हासिल में 6, 12 एकम 12 और 6 18, तो 180 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो यानी जब वो बड़े पैकेट में रखूंगा मैं उसको, तो वो कितनी जगह घेरेंगी, जब ये 12 माचिस की डिब्बियां एक बड़े पैकेट में जाएंगी तो ये कितनी जगह घेरेंगी, 180 सेंटीमीटर क्यूब घेरेंगी ना, है ना। और जगह घेरना ही क्या होता है, आयतन होता है। तो बड़े पैकेट का आयतन क्या होगा, बड़े पैकेट का आयतन क्या होगा, 180 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ सभी को, बताइए ये क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन में हुआ क्या है। ठीक है, आपको बड़े पैकेट का आयतन निकालना था, तो उसका आयतन मैं कैसे निकालूंगा, कि उसके अंदर मैंने बताया ना, धारिता जब बताई थी मैंने यही तो बताया था कि एक गिलास के अंदर कितना पानी आ सकता है, ऐसे ही एक बड़े पैकेट के अंदर कितनी माचिस की डिब्बियां आ सकती हैं, तो 12 आ सकती हैं। एक का आयतन कितना है, 15 सेंटीमीटर क्यूब, तो 12 का कितना होगा, 12 गुणा 15, 180 सेंटीमीटर क्यूब, तो वही क्या होगा, बड़े पैकेट का आयतन होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बताइए, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। इसमें आपको सर हम मैंने बताया, हाँ,
मैंने आपको बताया था कि जब भी पानी भरना हो टंकी में या द्रव भरना हो तो आयतन का फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पर एक घनाभाकार पानी की टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो मैंने आपको बताया एक गिलास के अंदर जितना पानी आता है वो उसकी धारिता होती है, और धारिता और आयतन के फॉर्मूले सेम होते हैं। तो हम यहाँ पर आयतन का फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर निकाल सकते हैं धारिता या आयतन, आप जो भी कहना चाहें। ठीक है, तो कितने लीटर पानी आ सकता है ये आपको बताना है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताएंगे क्या आंसर आएगा। सभी लोग जल्दी से। हाँ जी, सभी लोग करें। सर देखो। पहले आप लोग कर लीजिए, आप उसमें आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं अभी देखता हूँ। पहले सभी लोगों को करने को, मैं फिर सबके एक साथ देख लेता हूँ। ठीक है, हाँ चलो आप दिखा दो फिर भी, अगर आप दिखाना चाहते हो तो आंसर बता दो, क्योंकि कभी कभी ब्लर आता है। आंसर बता दो कितना है आपका। सर 1,35,000 लीटर। ओके, वेरी गुड। हाँ जी, बताइए। बाकी लोग भी। हाँ जी, एक लाख 35,000 लीटर आंसर आया है एक स्टूडेंट का। बाकी लोग बताएं। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन शायद चला गया, मैं दोबारा से यहाँ पर अम, ये है। ओके, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक घनाभाकार टंकी है जिसकी लंबाई कितनी है, एल बराबर दिया हुआ है 6 मीटर, चौड़ाई कितनी है, बी बराबर दिया हुआ है 5 मीटर, और ऊंचा मतलब गहराई से मतलब ऊंचाई कितनी है, एच बराबर दिया हुआ है 4.5 मीटर। तो आपको यह बताना है कि इस टंकी में कितना पानी आ सकता है। तो मैंने आपको यही तो बताया था धारिता क्या होती है, कि किसी ग्लास में कितना पानी आ सकता है। तो इस टंकी में कितना पानी आ सकता है, लीटर में पूछा है। मैंने बताया धारिता को हम लीटर में लेते हैं, तो यहाँ पर मुझे इसकी धारिता निकालनी है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि धारिता और आयतन दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं। तो मैं यहाँ पर आयतन का फॉर्मूला लगा लेता हूँ। घनाभ का आयतन क्या होता है, एल गुणा बी गुणा एच। ठीक है, तो कितना होगा, एल कितना है 6, गुणा बी कितना है 5, गुणा एच कितना है 4.5। तो 6 पंजे 30, गुणा 4.5, तो आया 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 135 मीटर क्यूब। लेकिन मुझे किस में चाहिए, मुझे किस में चाहिए, लीटर में। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो 135 मीटर क्यूब में कितने होंगे, 135 गुणा 1000, तो कितना आया, 1,35,000 लीटर आंसर। ये क्लियर हुआ, बताइए। यस ये सर। क्लियर हुआ सभी को, आसान है। यस सर बोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। हाँ जी, सभी लोग सॉल्व करें।
हम्म इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। तो आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, घन मीटर से आप समझ सकते हो कि ये आयतन दिया हुआ है। ठीक है, आप ये जो घन मीटर है इससे सीधा सीधा समझ सकते हो कि ये क्या है, आयतन है। तो आपको आयतन, क्योंकि आयतन का मात्रक क्या होता है, घन मीटर, तो ये एक आयतन है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, आपको ऊंचाई निकालनी है। बताइए, और ये क्या है, घनाभ के आकार का बर्तन है, ये भी आपको दिया हुआ है। तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला यहां पर लगाइए सभी लोग, और बताइए कि कितनी ऊंचाई होगी उसकी। सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को। हाँ जी, आपको क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है घन मीटर में, क्योंकि घन, और वैसे भी दूसरे तरीके से देख सको तो यहां पर पूछा गया कितना द्रव आ सकता है। ओके, सतीश कुमार नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने आंसर दिया है 4.75 मीटर। बाकी लोग, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको 380 घन मीटर द्रव आ सकता है, ये साफ साफ कहा गया है। तो यानी कि आयतन आपको दिया हुआ है, आयतन कितना दिया हुआ है, 380 घन मीटर, यानी मीटर का क्यूब। अब लंबाई यानी एल कितनी है, 10 मीटर। चौड़ाई यानी बी कितनी है, 8 मीटर। और उसको कितना ऊंचा बनाया जाए, एच की, एच का मान निकालना है। तो आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, एल गुणा बी गुणा एच। ठीक है, और घनाभ का आयतन है कितना, 380 है कितना, तो इसकी जगह मैंने रख दिया 380 बराबर एल कितना है, 10 गुणा बी कितना है, 8 गुणा एच आपको निकालना है। तो एच कैसे आएगा, 380 बराबर 10 गुणा 8, 80 गुणा एच। तो एच बराबर कितना आया, 380 को हम 80 नीचे चला जाएगा भाग में, 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो कितना बचा, 38/8। 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 निम्मा 18, 19/4। 19 को 4 से भाग देकर देख लेते हैं। 19 को 4 से जब भाग देंगे तो 4 चौक 16, 9 में से 6 गया 3, 1 0, 0.4 7 28, 2 0, 4 पंजे 20। तो आपको क्या मिली, यहां पर ऊंचाई कितनी मिल गई, 4.75 मीटर। ऊंचाई आपको कितनी मिल गई, 4.75 मीटर। ठीक है, समझ आया सभी को, सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इस क्वेश्चन में। ऊंचाई कितनी होगी उस घनाभाकार बर्तन की, 4.75 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, चलिए, 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। तो अब आप यहां पर देखो, आपको यहां पर कहीं नहीं कहा गया कि आयतन निकालो, कहीं लिखा हुआ है कि आयतन निकालो। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको कैसे पहचानोगे कि इसमें क्षेत्रफल निकालना है मुझे या आयतन, बताओ। कहीं आपको हिंट दिख रहा है, इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक हिंट आपको यहां पर मिल जाएगा कि मुझे यहां पर क्या निकालना है। क्योंकि अभी तो देखो आप एक्सरसाइज पढ़ रहे हो और आपको पता है हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें आयतन के क्वेश्चन है, तो आप आयतन का फॉर्मूला यहाँ पर आंख बंद करके लगा दोगे। लेकिन जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको वहां पर आपको ये नहीं पता होगा कि किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो वहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि आयतन निकालूं या क्षेत्रफल निकालूं। तो सर बताओ, ये कितनी
चलेगा। क्या? ये क्या है, घनाकार गड्ढा खुदवाने के लिए सर इसमें जगह का वो दे रखा है। हाँ, गड्ढा खुदवाने में जो ये दे रखा है ना, 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब। ये जो मीटर क्यूब है, ये बता रहा है कि ये 1 मीटर क्यूब आयतन के रुपए हैं 30 रुपए। ठीक है, गड्ढे का जो आयतन जब 1 मीटर क्यूब है तो उसके 30 रुपए लिए जा रहे हैं। तो ये जो मीटर क्यूब है ये क्या बता रहा है? ये आयतन बता रहा है। समझ में आया? इस अगर यहां पर स्क्वायर होता, अगर यहां पर मीटर स्क्वायर होता, तब आप क्या निकालते? यहां पर क्षेत्रफल निकालते। तब आप यहां पर क्या निकालते? क्षेत्रफल निकालते। यहां पर क्या है? मीटर क्यूब, तो यहां पर क्या निकालोगे? आयतन निकालोगे। समझ आया कि क्यों निकालूंगा मैं आयतन? बताओ। क्योंकि यस। आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो यहाँ पर जो खर्चा है वो किसमें दिया हुआ है? मीटर क्यूब में। और मीटर क्यूब दर्शाता है आयतन को। तो मैं पहले क्या निकालूंगा कि कुल आयतन कितना है गड्ढे का। ठीक है, गड्ढे का कुल आयतन कितना है? तो लंबाई कितनी दी हुई है गड्ढे की? 8 मीटर। चौड़ाई कितनी दी हुई है? 6 मीटर। और ऊंचाई कितनी दी हुई है या गहराई कितनी दी हुई है? 3 मीटर। तो गड्ढे का आयतन कितना होगा? गड्ढे का आयतन, गड्ढा कैसा है? घनाभाकार है। गड्ढा कैसा है? घनाभाकार है। तो L गुणा B गुणा H। तो L कितना है? 8 गुणा B कितना है? 6 गुणा H कितना है? 3। 8 छिंग 48, 48 दिया या 6 दिया 18, 18 अट्ठे 144। ठीक है, 144 मीटर क्यूब। ये क्या आया? पूरे गड्ढे का आयतन, जो वो गड्ढा खोदा गया है उस पूरे गड्ढे का आयतन कितना है? 144 मीटर क्यूब। अब मुझे क्या निकालना है कि व्यय कितना होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में कितना व्यय है? 30 रुपए। 30 रुपए है ना 1 मीटर में। देखो यहां पर लिखा हुआ है 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से। तो 1 मीटर क्यूब में 30 रुपए, तो 144 मीटर क्यूब में कितना होगा? 100। 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। व्यय बराबर 30 गुणा 144। तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, और ये 0 ऐसे कैसे ही 4320 रुपए हमारा आंसर। समझ आया सभी को कैसे करना है? ठीक है, आपको ये यस। डिसाइड करना था कि इसमें आयतन क्योंकि देखो अभी तो एक्सरसाइज हम आयतन की कर रहे हैं तो हम आयतन के ही लगाएंगे, ये पक्का है। लेकिन एग्जाम में हमें खुद से डिसाइड करना है। वो डिसाइड कहां से करोगे? इस मात्रक से। ठीक है, अगर मीटर स्क्वायर होगा तो क्षेत्रफल निकालते हैं, यहाँ पर मीटर क्यूब है तो इसलिए हम आयतन निकालेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, एक घनाभाकार टंकी की धारिता 50,000 लीटर पानी की है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 मीटर और 10 मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सभी लोग करिए। आपको यहाँ पर धारिता दी हुई है। मैंने बताया धारिता और आयतन दोनों के फॉर्मूले सेम है। टंकी घनाभाकार है तो उसका आयतन कितना होगा? L गुणा B गुणा H बराबर क्या दिया हुआ है? 50,000 लीटर। ठीक है, तो ये सब मीटर में है। मीटर में है ना, चौड़ाई भी मीटर में आएगी। चौड़ाई कभी लीटर में आती नहीं है ना। कभी आपने सुना है कि चौड़ाई लीटर में हो? नो। है ना, तो इसका मतलब मुझे चौड़ाई मीटर में निकालनी पड़ेगी। लेकिन ये लीटर में है तो इसको पहले मुझे मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा। तो आपको ये पता ही है कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है? 1000 लीटर। ठीक है, तो इस लीटर को पहले मैं किस में बदलूंगा? मीटर में। और फिर फॉर्मूला लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो पहले आप लोग करिए, आपके पास 2 मिनट है, बताइए क्या आएगी चौड़ाई। पहले ये जो धारिता दी हुई है जो कि लीटर में है, इसको आप किसमें बदल दो? मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब में इसको बदलिए। 50 मीटर क्यूब। वेरी गुड, 50 मीटर क्यूब। अब आपके पास घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है? L गुणा B गुणा H बराबर कितना है? 50 मीटर क्यूब। L का मान रखो, B का मान रखो, सॉरी B निकालना है, H का मान रखो और बराबर 50 उसको कर दो। तो यहां से आपकी चौड़ाई यानी B निकल कर आ जाएगी। करिए सॉल्व सभी लोग। ओके, 2 मीटर आंसर आया है। सतीश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है इनका। बाकी लोग भी आंसर देंगे चैट सेक्शन में। क्या क्या आंसर आए हैं आप लोगों के? आपको यहां पर क्या निकालनी है? चौड़ाई निकालनी है।
हाँ जी। तो पहले मैं क्या करूंगा, धारिता कितनी दी हुई है, लीटर में दी हुई है, तो इसको पहले मीटर में बदलूंगा। तो जो धारिता है वो दी हुई है 50,000 लीटर। तो इसको मीटर क्यूब में कैसे बदलेंगे, 1,000 लीटर में कितने मीटर क्यूब है, 1,000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब। और 50,000 लीटर बराबर कितना होगा, 50,000 लीटर बराबर 1/1000 गुणा 50,000। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, तो 50 मीटर क्यूब। ये सभी को समझ में आया है जो मैंने साइड में लिखा है, कैसे बदला। यस सर। ठीक है, अब ये क्या आ गया मेरा, मेरी धारिता किस में आ गई, अब ये मेरा आयतन आ गया बेसिकली। ये मेरा क्या आ गया अब, आयतन। तो आयतन कितना हो गया, आयतन कितना हो गया है, 50 मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये किसका आयतन है, घनाभाकार टंकी का, घनाभाकार टंकी का आयतन। अब घनाभाकार जो टंकी है उस मतलब जो घनाभ है उसका आयतन क्या होता है, एल गुणा बी गुणा एच बराबर 50। एल कितना है, एल कितना दिया हुआ है, लंबाई दी हुई है 2.5 मीटर, गुणा चौड़ाई कितनी दी हुई है निकालनी है, गुणा ऊंचाई कितनी दी हुई है 10 मीटर बराबर 50। तो 2.5 की 10 से गुणा करेंगे तो 25 बी बराबर 50। तो बी बराबर कितना हुआ, 50/25। 50 को 25 से भाग करेंगे तो 2 मीटर। तो जो चौड़ाई है वो कितनी आई, 2 मीटर। ये आंसर है। बताइए, समझ आया सभी को। यस सर। यस सर। ठीक है, इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर, आप लोग खुद से भी कर रहे हैं ना। चलिए यस ये है सर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक गांव जिसकी जनसंख्या 4,000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, आपको ये निकालना। तो पहले आप ये निकालो कि उस टंकी के अंदर पानी कितना है। कैसे निकालोगे, उस टंकी के अंदर कितना पानी है कैसे निकालोगे बताओ। सर आयतन से एल आयतन से, वेरी गुड। 25। तो आप क्या निकाल दो, उस टंकी का आयतन निकाल दो कि वो टंकी जो स्पेस है उसमें कितनी जगह घेर रही है। तो जितनी जगह वो घेर रही है उतनी जगह ही वो पानी घेरेगा, है ना। एक ग्लास है, जितनी जगह वो ग्लास इस रूम में घेरेगा उतनी ही जगह उस ग्लास का पानी घेरेगा। ये बात आपको क्लियर है या नहीं बताओ। यस सर। ठीक है, क्योंकि पानी का है ग्लास में, द्रव क्या होता है, जब जिससे मिलता है वैसे ही शेप ले लेता है। ये आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ठोस द्रव गैस जब आपने पढ़े होंगे तो आपने द्रव को पढ़ा होगा कि वो जिससे मिलता है उसी तरीके की शेप ले लेता है। तो अगर उस द्रव को, पानी को आप ग्लास में डालोगे तो वो ग्लास की जैसी शेप ले लेगा। तो जितना आयतन उस ग्लास का है उस कमरे के अंदर उतना ही उस पानी का होगा, क्योंकि वो पानी है कहाँ, उस ग्लास के अंदर है। तो जितनी जगह वो ग्लास घेर रहा है उतनी ही जगह वो पानी घेरेगा। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, हम टंकी का आयतन निकाल लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, जितना आयतन उस टंकी का होगा उतना ही उस टंकी के अंदर पानी आ सकता है। तो मैं पहले क्या निकालूंगा, टंकी का आयतन। तो टंकी का आयतन क्या होगा, एल गुणा बी गुणा एच। ठीक है, 20 गुणा 15 गुणा 6, तो 300 गुणा 6 1800 मीटर क्यूब। ये क्या आ गया, एक टंकी का आयतन आ चुका है। एक टंकी का आयतन कितना आया, 1800 मीटर क्यूब। 3 दिन, वेरी गुड। अब पहली लाइन में ये लिखा हुआ है कि गांव की जनसंख्या कितनी है, 4,000 है, और प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो जनसंख्या, तो जो कुल पानी है एक दिन में कितना यूज होगा, एक दिन में उपयोग किया गया पानी कितना होगा बताओ। एक दिन में उपयोग किया गया पानी
तो गांव में लोग कितने रहते हैं? 4000, और हर इंसान 150 लीटर प्रतिदिन यूज करता है, यानी एक दिन में 150 लीटर पानी हर इंसान यूज कर रहा है। जो 4000 लोग उस गांव में रहते हैं, जितने भी लोग हैं, एक दिन में 150 लीटर पानी यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं इनकी गुणा कर दूं तो मुझे कुल पानी मिल जाएगा, कितना यूज होगा। यानी अगर मैं 4000 की जनसंख्या की प्रतिदिन यूज किए गए पानी में गुणा कर दूं तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 15 चौका 60 और 1 2 3 4 60, यानी 6 लाख। 6 लाख लीटर पानी एक दिन में यूज होता है। ये आपको समझ आई लाइन? ये आपको समझ आ गई है लाइन या नहीं? है ना। टोटल 4000 लोग रहते हैं गांव में और हर इंसान 150 लीटर पानी यूज करता है। तो एक दिन में कितना यूज होता होगा? 4000 को 150 से गुणा कर दिया तो 6 लाख लीटर पानी यूज होता होगा। कितना पानी यूज होता होगा? 6 लाख लीटर। अब टंकी में पानी कितना आ सकता है? अच्छा, इसको भी लीटर में बदल लेते हैं क्योंकि ये लीटर में है। तो लीटर में कैसे बदलेंगे? 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 1800 की 1000 से गुणा कर देंगे तो कितना आया? 18 लाख आया। 18 लाख लीटर। टंकी में पानी कितना आ सकता है? 18 लाख लीटर। और एक दिन में कितना यूज हो रहा है? 6 लाख लीटर। तो बताओ कितने दिन चलेगा पानी? आपके पास आपके पास टोटल 10 चॉकलेट हैं, ठीक है, और आप डेली 2 चॉकलेट खा रहे हो, तो कितने दिन चलेंगी आपकी चॉकलेट? 5 दिन। 5 दिन, है ना। 10 चॉकलेट है, डेली 2 खा रहे हो तो 5 दिन चलेंगे ये। ठीक इसी प्रकार आपके पास 18 लाख लीटर पानी है और डेली 6 लाख लीटर यूज कर रहे हो, तो कितने दिन इनका भाग चलेगा? कर देंगे। इनका भाग कर देंगे, ठीक है। तो तो हम 3 आ दिन जाएगा। कैसे निकालेंगे? इन दोनों को भाग करके, 18 लाख को 6 लाख से भाग करके, तो 5 जीरो से 5 जीरो कट गई, 18/6 यानी 3। तो कितने दिन चलेगा? 3 दिन। समझ आया सभी को ये क्वेश्चन? या दोबारा बताऊं? अगर सभी को समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। पहले मैंने ये निकाला कि टंकी के अंदर पानी कितना है। अब उसके बाद हर इंसान 150 लीटर पानी यूज कर रहा है, तो टोटल कितना पानी यूज हुआ एक दिन में? तो एक दिन के पानी से मैंने डिवाइड कर दिया कुल पानी से, तो मुझे पता चलेगा कि 3 दिन में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। किसी गोदाम की माप 40 मीटर गुणा 25 मीटर गुणा 15 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 मीटर या 1.5 मीटर गुणा 1.25 मीटर गुणा 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं? तो यहां पर आपको ये नहीं कहा गया कि आप आयतन निकालो, आपसे क्या कहा गया है कि कितने क्रेट रखे जा सकते हैं। तो मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बताई थी, जब भी भरना हो या कुछ रखना हो, जैसे पानी भरना है या द्रव भरना है या कुछ चीजें रखी जानी है, तो वहां पर क्या यूज करते हैं हम? आयतन के फॉर्मूले। आयतन। तो यहाँ पर क्या रखे जा रहे हैं? क्रेट रखे जा रहे हैं एक कमरे के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पहले मैं कमरे का कुल आयतन निकाल लूं कि कमरे के अंदर जगह कितनी है, कमरा कितनी जगह घेर रहा है, पहले मैं ये निकालूंगा ना, तभी तो मुझे पता लगेगा कि मैं कितने रख सकता हूँ, है ना। मैं आपको किसी कमरे में कुछ सामान रखने के लिए दे दूं तो आप पहले ये देखोगे ना कमरे में जाकर के कमरा कितना बड़ा है। ऐसे थोड़ी ना सामान को रखना शुरू कर दोगे और पता चला लास्ट में कुछ सामान तो बाहर ही रह गया। तो पहले आप देखोगे कमरा कितना बड़ा है कि सामान आ भी जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो पहले मैं कमरा देखूंगा, कमरे का आयतन कितना है। तो पहले मैं क्या निकालूंगा? या सॉरी, गोदाम का आयतन। तो पहले मैं क्या निकालूंगा? गोदाम का आयतन, कि गोदाम में जगह कितनी है, गोदाम कितनी जगह घेर रहा है। गोदाम का आयतन बराबर कितना होगा? 40 गुणा 25 गुणा 15, यही होता है L गुणा B गुणा H। ठीक है, तो कितना आया? 25 चौका 100 और 1 0 और आ गए गुणा 15, तो 15,000 आ गया। 15,000 मीटर क्यूब जगह है उस कमरे में। उस कमरे का आयतन कितना है? 15,000 मीटर क्यूब। अब आपके पास लकड़ी के क्रेट है जिनका जिनकी माप ये है, तो आप कितने रख सकते हो इसमें? तो आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि एक क्रेट कितना बड़ा है, एक क्रेट कितनी जगह घेरेगा, है ना। अगर मैं कहूं कि आप किसी कमरे में क्रेट रख दो, ठीक है, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा ना कि एक क्रेट कितनी जगह घेरेगा कमरे में जाकर। तो कितनी जगह ये घेरेगा, मैं इसका भी आयतन निकाल लूंगा, मैं इसका भी आयतन निकाल लूंगा। तो मैं क्या करूंगा? अब निकालूंगा क्रेट का आयतन, क्रेट का आयतन।
पहले मैंने कमरे का आयतन निकाला कि कमरे में कितनी जगह है, फिर मैंने क्रेट का आयतन निकाला कि क्रेट कितनी जगह लेगा कमरे में जाकर। तो इनकी गुणा कर देंगे, 1.5 गुणा 1.25 गुणा 0.5। तो इनकी गुणा करके क्या आएगा, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 एकम 15 और 3 18, 1.875 गुणा 0.5। इनकी गुणा करके क्या आएगा, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 अट्ठे 40 और 3 43, 5 एकम 5 और 4 9, और 4 अंकों से पहले आ गया दशमलव। तो क्रेट का आयतन कितना हुआ, 0.9375, 0.9375। यानी एक क्रेट, अच्छा ये मीटर क्यूब में, एक क्रेट कितनी जगह घेरेगा, 0.9375। कुल कितनी जगह है, 15,000 मीटर क्यूब। तो कितने क्रेट रख सकते हो उसमें, एक कमरे में 10 मीटर क्यूब जगह है, और मैं कह रहा हूं उस कमरे में आपको बोतलें रखनी है, उस कमरे में आपको बोतलें रखनी है, और एक बोतल जो है वो 2 मीटर क्यूब जगह लेगी। तो आप कितनी बोतल रख सकते हो उस कमरे में, बताइए। 5। कैसे निकाल रहे, इनको भाग करके। अगर आपको ये समझ में ना आया करे, छोटे छोटे नंबर ले लिया करो अपने मन से, जैसे मैं आपको लेकर दिखा रहा हूँ। आप यहां तक पहुंचे क्वेश्चन में, अब आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो आप छोटे नंबर ले लो। सो मान लो एक कमरा है, उसमें जगह कितनी है, 10 मीटर क्यूब, और आपको कुछ बोतलें उसमें रखनी है, एक बोतल 2 मीटर क्यूब लेगी। तो पूरे कमरे में कितनी आ जाएंगी, 5 आ जाएंगी। हमने इसको भाग कर दिया। तो यहां पर भी पूरे कमरे में कितने क्रेट आएंगे, पूरी जगह ये है, एक क्रेट इतनी जगह लेगी, तो मैं इनको भाग कर दूंगा। तो कुल क्रेट कितने आएंगे, इनको भाग कर दीजिए, 15,000 बटे 0.9375। तो इसको अब हमें सॉल्व करना है। तो ये डेसिमल यहां से हटा, तो ऊपर 1 2 3 4 4 जीरो आ जाएंगी, ठीक है, गुणा 1 2 3 4। तो ये कितना बचा, इसको अब तो हमें थोड़ा यहां पर काटा पीटी करनी पड़ेगी। 15,000 गुणा 10,000 बटे 9,375। तो इसको 5 से भाग कर सकते हैं, क्योंकि 5 आ रहा है लास्ट में, इसमें 0 आ रहा है। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 तिया 15 0 0 0, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 छिन 30 0 0, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 0, और कटेगा 5 से। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। तो ये कितना बचा, 24 गुणा 10,000 बटे 15। अब 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 0। तो 2,000 गुणा 8 कितना आया, 16,000। तो आप कुल कितने क्रेट रख सकते हो, 16,000 क्रेट उस कमरे में रख सकते हो। ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। पहले मैंने गोदाम का आयतन निकाला, क्रेट का आयतन निकाला, दोनों को भाग कर दिया, तो आपके पास क्रेट की संख्या आ गई। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की भुजा क्या होगी, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमेशा याद रखना, आपको मैं एक यहाँ पर चीज बताना चाहता हूं जिसका आपको बहुत यूजफुल होगा जब आप 10th क्लास में भी इस चैप्टर को पढ़ोगे। जब भी किसी चीज को काटा जाए या जब भी किसी चीज को पिघलाया जाए, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी किसी वस्तु को, चाहे वो घन हो, चाहे वो घना हो, चाहे वो बेलन हो, चाहे वो शंकु हो, चाहे वो गोला हो, चाहे वो अर्धगोला हो, जब भी किसी भी आकृति को काटा जाए या पिघलाया जाए, और काट के और पिघला के कोई और दूसरी आकृति बनाई जाए, तो उनके आयतन नहीं बदलते। जैसे मेरे पास ये पेन है, ये पेन अभी कमरे में कुछ जगह घेर रहा है, ये पेन जिस कमरे में मैं बैठा हूं उसमें कुछ जगह घेर रहा है, ये इसका आयतन है जितनी ये जगह घेर रहा है। अगर मैं इस पेन को बीच में से काट दूं, अगर मैं इस पेन को बीच में से काट दूं, तो इसके जो दोनों हिस्से हैं वो तब भी उतनी जगह घेरेंगे, कटने के बाद भी, कटने के बाद भी दोनों मिलकर उतनी ही जगह घेरेंगे या नहीं घेरेंगे, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, उस इस कमरे के अंदर जो स्पेस है
उसके अंदर इस पेन को चाहे कितना भी काट लो, काट कर रख दो, ये जगह उतनी ही घेरेगा, इसको चाहे कितना भी काट लो। ऐसे इसको पिघला कर, क्योंकि जब आप इसको पिघलाओगे तो जो इसका मटेरियल जो इसमें लगा हुआ है ये तो नष्ट होगा नहीं, पिघलने के बाद इससे कोई और दूसरी आकृति जब बना दोगे वो भी उतनी ही जगह घेरेगी, क्योंकि ये जो मटेरियल है ये तो इतना क्या इतना ही रहेगा ना। इससे जब आप कुछ भी बना लो, इससे आप इस पेन का जो मटेरियल है प्लास्टिक है, इसको पिघलाकर आप इससे मान लो पेंसिल बनाना चाहते हो, तो जितनी जगह ये आप घेर रहा है, कुछ भी शेप, मान लो इसका कोई त्रिभुज आपको बनाना है तो पहले आपने इसको पिघलाया, पिघलाने के बाद उसका त्रिभुज बनाया, तो जितनी जगह अभी ये घेर रहा है पिघलने के बाद भी उतनी ही जगह घेरेगा। यानी अगर आप किसी चीज को पिघला रहे हो, किसी चीज को काट रहे हो, उसके बाद अगर कुछ और बना रहे हो तो आयतन नहीं बदलता। ये बात आपको समझ में आ गई है? आयतन नहीं बदलेगा। आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। एक पेंसिल ले लो, उस पेंसिल को देखो वो कितनी जगह घेर रहा है, ऐसे ही देख लो आंखों से, उसको काट के देखो तो तब भी उतनी जगह घेरेगा। कमरे के अंदर कहीं भी रख दो, एक टुकड़ा उस कोने में रख दो, एक टुकड़ा इस कोने में रख दो, जो उस कमरे के अंदर जो स्पेस है उसमें जगह वो सेम घेरेंगे काटने के बाद। तो ये बात आपको क्लियर हुई? जल्दी से बताइए वाई टाइप करके। ठीक है, तो अगर आप ये हमेशा याद रखना, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, शायद 10th क्लास में है वो, क्या आपको बोला जाएगा कि बेलन को पिघलाकर शंकु बना दिया, या शंकु को पिघलाकर बेलन बना दिया, या शंकु को पिघलाकर गोला बना दिया, तो पिघलने के बाद या कटने के बाद या टूटने के बाद भी उनके आयतन नहीं बदलते। ठीक है, तो ऐसा ही एक ये क्वेश्चन है, इसमें एक बड़ा क्या है, घन है, मान लो ये एक घन है इस तरीके से। ठीक है, इसकी जो भुजा है वो 12 सेंटीमीटर है, इसकी जो भुजा है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। एक मिनट, तो ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये हमें कहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को काट कर, ठीक है, इसको 8 घनों में बांट दिया, इसको काटा और छोटे छोटे 8 घन। तो मैं यहाँ पर देखो घन तो नहीं बना रहा मैं, आप इनको घन ही मान के चलो, समझने के लिए मैं छोटे छोटे ये वर्ग टाइप बना रहा हूं। आप मान लो ये घन ही है 8, ठीक है, 8 घनों में इस तरीके से काट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये घन ही मान लो इनको, है ना, क्योंकि ये घन है नहीं, वैसे आकृति घन तो ये होता है ना, लेकिन मान लो, मानने में क्या जा रहा है ना, समझने के लिए मान लो ये इसको काटा और छोटे छोटे 8 घन में बदल दिया। तो हमेशा याद रखना, जितना आयतन इसका यहां पर है बिना कटे, उतना ही आयतन इन सब का होगा कटने के बाद। ये बात आपको समझ में आई? इसका आयतन यहां पर कितना है, इस घन का आयतन कितना है, 12 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन कितना होगा, 12 का क्यूब। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, इसको मैं मान लेता हूं बड़े वाला घन। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं बड़े घन का आयतन। आयतन क्या होता है घन का, a का क्यूब यानी 12 का क्यूब। तो ये कितना होता है, 1728 होता है, 1728 होता है। ये सभी को क्लियर हुआ, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब जितना आयतन इसका है उतना ही कटने के बाद टोटल इन सबका होगा, यानी 1728 आयतन होगा इन आठों का, इन आठों को मिलाकर, मतलब ठीक है, मतलब इसको 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 इन सबको मिलाकर इनका आयतन कितना होगा, 1728, क्योंकि ये बना किससे है, इसको काट कर। और यही चीज मैंने आपको बताई कि आप जब किसी चीज को काटते हो या पिघलाते हो और उससे कोई और चीज बनाते हो तो आयतन नहीं बदलता। ठीक है, तो ये मत सोचना कि इसका 1728 होगा, इसका 1728 होगा, नहीं, इन सबका मिलके होगा 1728। ठीक है, ये अकेले का 1728 है, ये अकेले का 1728 सेंटीमीटर क्यूब आया। अब ये मिलकर इन सबको मिलाकर कितना आएगा आयतन, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि काटने के बाद आयतन नहीं बदलता। जितना यहां पर आयतन कितना है, 1728, तो इन सबका आयतन मिलकर कितना होगा, 1728। आपको क्या निकालना है, आपको बताना है कि नए घन की भुजा क्या होगी। तो ये जो घन है ना, 8 जो घन बनाए हैं, इनकी आपको भुजा बतानी है। तो मैं मान लेता हूं इनकी भुजा क्या है, पी है, इसकी भी पी है, इसकी भी पी है, इसकी भी पी, पी,
P, इन सबकी जो भुजा है वो P मान ली मैंने। ठीक है, मुझे क्या निकालनी है, जो नए घन बने हैं छोटे वाले, इनकी भुजा क्या होगी। तो माना छोटे घन की भुजा क्या है, P है। छोटे घन की भुजा कितनी है, P है। तो मुझे बताओ इसका आयतन कितना होगा, P क्यूब। इसका आयतन कितना होगा, P क्यूब। इसका आयतन कितना होगा, P क्यूब। इसका भी P क्यूब। इसका भी। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। P क्यूब, P क्यूब और P क्यूब। ये सभी को क्लियर हुआ या नहीं। एक घन, अच्छा इसमें कंफ्यूज मत होना, ये मैंने पूरा घन बनाया नहीं है, ये वर्ग जैसा दिख रहा है लेकिन ये है घन, मान लो, क्योंकि अगर मैं पूरा बनाता तो काफी टाइम लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो इन सब की भुजा मैंने P मानी, तो सबके आयतन क्या हुए, इसका भी P क्यूब, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो कुल आयतन कितना हुआ, कुल आयतन कितना हुआ बताओ। P क्यूब सर। नहीं, इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो कुल आयतन मुझे पता चल जाएगा ना इन सबका। P क्यूब प्लस P क्यूब प्लस P क्यूब प्लस P क्यूब, है ना। तो कितना आ जाएगा, 8P क्यूब। होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। यस सर। इसका भी P क्यूब है, इसका भी P क्यूब है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी, सबका P क्यूब है। तो टोटल कितना हो गया, 8P क्यूब। और हमें पहले से पता है इसका आयतन कितना है, 1728, यहां निकाला हुआ है। क्योंकि जब ये बड़ा था, जब हमने इसको काटा नहीं था, तो तब आयतन 1728 था। और मैंने बताया काटने के बाद नहीं बदलता, काटने के बाद इनका आयतन नहीं बदलेगा, तो 1728 ही रहेगा। तो यानी ये कुल आयतन है 8P क्यूब, ये भी कुल आयतन है 1728। तो इन दोनों को इक्वल रख दूं, बताओ जल्दी से, होंगे या नहीं ये दोनों इक्वल, बराबर होंगे या नहीं होंगे। ये आया फॉर्मूले से। 8P क्यूब किससे आया है, फॉर्मूले से, P क्यूब। और ये किससे आया है, उस कॉन्सेप्ट से जो मैंने आपको बताया था कि इसको काटने के बाद या पिघलाने के बाद आयतन नहीं बदलता। तो यहां से मैं क्या लिख दूंगा, ये भी कुल आयतन है, ये भी कुल आयतन है और ये भी कुल आयतन है। तो 8P क्यूब बराबर क्या होगा, 1728। तो P क्यूब बराबर क्या आया, 1728/8। 8 से इसको भाग कर दीजिए, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 छिंग 48। तो P क्यूब बराबर आया 216। P बराबर कितना आएगा, 200, P बराबर 216 का घनमूल। ठीक है, ये घनमूल का चिन्ह आपने घन और घनमूल में पढ़ा होगा। और 216 का घनमूल कितना होता है, 6। 6। वेरी गुड। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 3 3 का इसमें बनता है, 3 3 मिलकर जोड़ा बनाते हैं। तो 2 यहां से मिल गया मुझे इन तीनों से, और 3 मुझे इन तीनों से मिल गया। तो 2 गुणा 3 बराबर कितना आया, 6। तो P बराबर कितना आया, 6 सेंटीमीटर। यानी जो छोटे वाला घन है उसकी भुजा कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। ये सभी को क्लियर हुआ, जो छोटे वाला घन है, ये जो वाले जो थे, इनकी भुजा कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। ओके, बताइए इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। नो सर। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, इस कॉन्सेप्ट से मैंने किया है कि तोड़ने के बाद आयतन नहीं बदलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, इसके अलावा क्या पूछा गया है उसको भी कर लेते हैं। नए साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो मुझे बताओ बड़े वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये बड़े वाला घन ये है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है, आपने पढ़ा होगा क्षेत्रफल वाले में, यही होता है फॉर्मूला, 6a², कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का। यहां पर a कितना है, 12, तो 6 गुणा 12 का स्क्वायर, यानी 6 गुणा 144। ठीक है, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 6 कम 6 और 2 8, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होगा, बताओ ये समझ में आया। यस पृष्ठीय सर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। a कितना है, 12, बड़े वाले घन का। और छोटे वाले घन का क्या होगा, ये तो है बड़े वाले घन का। अब छोटे घन का क्या होगा, बताइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका भी क्या होगा, 6a²। भुजा कितनी है, अच्छा एक ही जगह मैंने P मानी थी, एक ही जगह भुजा क्या मानी थी, P। तो 6p² हो गया। P कितना आया था, 6, यानी 6 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, अनुपात इन दोनों का। तो अनुपात कितना होगा, अनुपात इन दोनों को भाग कर दीजिए,
तो 864 बटे 216, और जब आप इनको भाग करोगे तो ये किससे कट जाएंगे? वैसे अगर मैं इनको बिना गुणा करे लिखता ना तो आसान रहता, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ भी इनको काट सकते हैं। ये कटेगा तो 2 से भी कट जाएगा, 6 से कटेगा, 6 एकम 6, 2 6 चौक 24, हाँ 6 से कट जाएगा, 6 तिया 18, 6 छिंग 36, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 छिंग 36, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 एकम 6, 6 चौक 24, तो 4/1। तो अनुपात कितना आया? 4:1, या इसको आप 1:4 भी लिख सकते हो। क्यों? अगर आप इसको पलट दो, मैंने ऊपर 864 लिखा है, अगर आप ऊपर 216 और नीचे 864 लिखोगे तो वो 1:4 आएगा। तो आपका आंसर क्या आया? 4:1 या 1:4। ये क्लियर हुआ सभी को? एक क्वेश्चन बताइए। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, टाइम हो चुका है कंप्लीट। अब जिनके कोई डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ठीक है, तो जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।